कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की नई क्लास में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस और यूपीएससी के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कथन एक दिया गया कथन यूएनडीपी सतत विकास के प्रमुख घटक के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्त बनाने पर केंद्रित है। नंबर 2, कथन आपका दिया गया लैंगिक असमानताओं को दूर करके यूएनडीपी का उद्देश्य अधिक समावेशी समाज बनाना और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया कथन एक में है। कथन एक और दो दोनों सही हैं और कथन दो एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, किंतु कथन दो एक की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है आपका कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और डी ऑप्शन है आपका कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो इसमें से सही आंसर आपका ए है। सही आंसर आपका क्या है? ए। कथन ए और दो दोनों सही हैं और वो कथन एक दो की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम 2014 के संदर्भ में विचार करना। निम्नलिखित कथन दिए गए। पहला है, यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोगों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक स्थापित करता है और ऐसे खुलासों की जांच करता है। नंबर 2 है, तो हमारा क्वेश्चन था, यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है और ऐसे खुलासे की जांच करता है। और दूसरा है, यह मुखबिरों के उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों सही हैं, एक या दो दोनों सही हैं, या सभी तीनों सही हैं? तीसरा है हमारा, लोक सेवक सहित कोई भी शक्ति सक्षम अधिकारी प्राधिकारी के समक्ष सार्वजनिक हित पर प्रकटीकरण कर उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से दिया गया है व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन केवल हमारे कितने सही हैं? तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी कि 2014 का जो व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम है, यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग और मुखबिरों के उत्पीड़न और लोक सेवा में कोई भी सक्षम शक्ति प्राधिकारी के समक्ष सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के विरुद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चावल की सीधी बिजाई DFR विधि के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। DFR विधि क्या है? इस पद्धति के तहत पूर्व अंकुरित बीजों को संचालित मशीनों द्वारा सीधे खेत में ड्रिल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इस विधि में नर्सरी तैयार करना या रोपाई शामिल है। और तीसरा ऑप्शन है, धान की खेती की रोपाई की विधि की तुलना में इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है सभी तीन और डी है कोई भी नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर है केवल दो। क्या? केवल दो ऑप्शन इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर समाचार पत्रों में दिखने वाला मियावाकी तरीका, कौन सा मियावाकी तरीका निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन ए दिया गया है आपका, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है अनुवांशिक रूप से संशोधित वनस्पतियों का उपयोग कर उद्यानों का विकास। एक सेकंड, आप सही है। और सी ऑप्शन आपका दिया शहरी क्षेत्रों में मिनी वनों का निर्माण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मियावाकी तरीका किसके लिए है? मियावाकी तरीका, तो मियावाकी तरीका इसमें आपका तीन ऑप्शन दिए गए। ए दिया गया है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देना।
और दूसरा है आनुवांशिक रूप से संशोधित वनस्पतियों का उपयोग, उद्यानों का विकास। और सी ऑप्शन आपका दिया गया है शहर क्षेत्रों में मिनी वनों का निर्माण। तो इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मिनी वनों का निर्माण से संबंधित है आपका मियावाकी तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मालचा महल से किससे संबंधित है। मालचा महल किससे संबंधित है। मालचा महल का निर्माण अकबर ने आगरा में करवाया था, पहला ऑप्शन। दूसरा है इसे विलायत महल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AFI द्वारा संरक्षित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो कितने कथन सही हैं, इसमें से केवल एक ही कथन सही है, विलायत महल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुनर्योजी कृषि के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो पहला है यह एक खेती का एक तरीका है जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बहाल करना है। और दूसरा दिया गया ऑप्शन आपका पुनर्योजी कृषि पद्धतियों में अक्सर कीटनाशकों और उर्वरकों जैसी सिंथेटिक इनपुट के उपयोग को कम करना शामिल हो। यानी कि आपका दिया गया पुनर्योजी कृषि के संबंध में क्या है, पहला ऑप्शन आपका है खेती का एक तरीका है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बहाल करना उद्देश्य है। दूसरा दिया गया पुनर्योजी कृषि पद्धतियों में अक्सर कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे सिंथेटिक इनपुट के उपयोग को कम करना हो। तो और तीसरा ऑप्शन है पुनर्योजी कृषि केवल छोटे पैमाने के खेतों पर ही की जा सकती है। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं। तो इसमें सही आंसर आपका है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी कि ये तीसरा वाला नहीं है, छोटा पैमाना नहीं है, बड़े पैमाने पर भी की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन केवल 2 ऑप्शन सही हैं आपके, जो है एक खेती का एक तरीका है, उद्देश्य इसका मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना, यह खेती का एक तरीका है और इसका उद्देश्य क्या है, मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बहाल करना। और इस पुनर्योजी कृषि पद्धतियों में अक्सर कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे सिंथेटिक इनपुट के उपयोग को कम करना ये भी शामिल है। तो इस हिसाब से आपका आंसर 1 और 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया विश्व स्वास्थ्य सभा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है, इसमें 194 देश शामिल हैं। इसमें 194 देश शामिल हैं। और दूसरा दिया गया WHO की 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष स्वास्थ्य सभा के विषय WHO 875 सेविंग लाइफ ड्राइविंग फॉर ऑल है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया यानी WHO विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये तो है ही मुख्य संस्था है और इसमें 194 देश शामिल हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और है WHO का 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है, ये भी सही है। और इस स्वास्थ्य सभा के विषय WHO 875 सेविंग लाइफ ड्राइविंग फॉर ऑल के लिए, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी, जिसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन A और B, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए प्रस्तावना ना तो संविधान की शक्तियों का स्रोत है, प्रस्तावना ना तो संविधान की शक्तियों का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा ऑप्शन है 1973 के पूर्व यह माना जाता था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है प्रस्तावना गैर न्यायिक है, हालांकि इसकी आवश्यकताओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें मिस है कुछ, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन आपका है 1 और 2, दूसरा है केवल 1 और 3, और सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। केवल एक और दो, यानी आपका एक और दो ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ये दोनों सही हैं। ये संविधान की शक्तियों का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, और 1973 के पूर्व में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसके विषयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर तथ्यों पर विचार करना। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, तीसरा है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, और चौथा है केंद्र एवं राज्य की विधायी शक्तियों में विभाजन, और पांचवा है अनुच्छेद 368। यानी पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, तीसरा वस्तु एवं सेवा कर परिषद, और चौथा आपका है केंद्र एवं राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन, और अनुच्छेद 368। तो इसमें दिया गया है उपर्युक्त में से कौन से संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन 1, 2 और 3, 4, यानी कि सभी केवल 5 को छोड़कर, और बी ऑप्शन है 1, 3, 4 और 3, 4, 5, और सी है 1, 4 और 5, और डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आपका आंसर सही है, यानी केवल 1, 3 और 4, 5, दो को नहीं, यानी कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत में सरकार के संसदीय रूप के संबंध में वाक्यों पर चर्चा करनी है। पहला, जब एक सदन को दल को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पार्टियों को गठबंधन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि जब किसी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो तो राष्ट्रपति पार्टियों से कहेगा कि आप लोग गठबंधन बना के कोई प्रतिनिधि या गठबंधन बना के आप सरकार बनाइए। और दूसरा है मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों सदस्य होते हैं। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। और दिया गया आपका, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के निचले सदन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इसमें से कितने कथन सही हैं? पहला दिया गया ए, 1 और 3, बी दिया गया है केवल 3, सी दिया गया 2 और 3, डी दिया गया 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें से एक है कि जब दल को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति पार्टियों से कहता है कि आप गठबंधन बना के गवर्नमेंट बनाइए। और दूसरा है मंत्री विधायिका में भी है, ये भी सही है, और कार्यपालिका में भी होता है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के निचले सदन को लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3 ये ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की, पहला दिया गया है देश की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। और दूसरा दिया गया है वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुधार करना, जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखना। फिर दिया गया है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा को समाप्त करना। और डी दिया गया है 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को पूर्ण बाल्य काल की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें से ये तो है ही, हमारा कर्तव्य है देश की समग्र संस्कृति समृद्धि विरासत को महत्व देना एवं संरक्षण करना। और ये भी सही है कि हमारे वन्य जीव पर्यावरण की रक्षा करना, प्राणियों पर दया भाव रखना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। केवल हमारा ये डी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये डी ऑप्शन हमारा यही आंसर होगा जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फॉलो करिए और शेयर करिए दोस्तों तक। आपके लिए ऐसी वीडियो आते रहेंगे यूपी पीसीएस यूपीएससी के एमसीक्यूज डेली। धन्यवाद।